वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज एक नया टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। सेक्शन 23 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यानी कि पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आज हम उन सभी पर्सन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है जीएसटी एक्ट के अंदर। यहाँ पे हम सेक्शन 23 तो डिस्कस करने ही वाले हैं, साथ ही साथ हम इनसे जो रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो सभी नोटिफिकेशंस भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर सके सेक्शन 23 से रिलेटेड। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हमारी ये वीडियो। सबसे पहले तो देखिए कौन कौन से पर्सन्स जो हैं एज पर सेक्शन 23 लायबल नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, हम सेक्शन 23 देख रहे हैं एज पर सीजीएसटी एक्ट। देखिए, जो भी पर्सन एंगेज्ड है एक्सक्लूसिवली, यानी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में जो कि होली एग्जम्प्टेड है, जिसके ऊपर टैक्स के लिए लाइबिलिटी नहीं है। यानी कि जो पर्सन है या तो वो होली एग्जम्प्टेड गुड्स सप्लाई करता है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स की या सर्विसेज की, तो उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, वर्ड क्या यूज है? एक्सक्लूसिवली, यानी सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्ट गुड्स की सप्लाई करे या सर्विसेज की सप्लाई करे। नॉन एग्जम्प्ट गुड्स की या टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई वो नहीं करेगा। अगर वो सप्लाई करेगा तो एग्रीगेट टर्नओवर काउंट होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है और वहां से प्रोडक्शन करता है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आई? यानी सेक्शन 1, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लोज ए हमारे पास क्या कहता है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। क्लोज बी क्या कहता है? एग्रीकल्चरिस्ट के लिए जरूरी नहीं है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 गवर्नमेंट को पावर देता है कि ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल नई नोटिफिकेशंस ला सकते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल गवर्नमेंट नई नोटिफिकेशंस लेके आ सकती है, जिसमें अदर पर्संस को भी एग्जम्प्ट किया जा सकता है फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। उन्हें भी एग्जम्प्ट किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन लेने से। यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ, अब जो सेक्शन 22 सबसेक्शन सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में जो पावर्स दी गई हैं उसके तहत सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया वो हम डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 5/2017। ये हमारे पास सीजीएसटी है, यानी सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन है। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाइज किए पर्संस हु आर ओनली एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जिसका जो टैक्स है वो आरसीएम बेसिस पे किया जाता है। यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप, ऐसे लोग जो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, ऐसे लोग जो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, लेकिन होल ऑफ द जो ट्रांजेक्शन है उनका जो टैक्स है वो आरसीएम बेसिस पे किया जाता है, रिवर्स चार्ज में पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं। विद एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। जैसे कोई भी एक पर्सन है ए, ठीक है। ए क्या करता है? गुड्स, सॉरी गुड्स नहीं लेते हैं हम, सर्विस का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। कौन सी सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इन सभी सर्विसेज पे क्या होता है? आरसीएम बेसिस पे सामने वाली जो पार्टी है वो जीएसटी पे करती है। यानी ए को टैक्स पे नहीं करना, ए को टैक्स पे नहीं करना। टैक्स पे कौन करेगी? सामने वाली पार्टी, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मेरी बात समझे आप लोग? तो यहाँ पे ए को टैक्स पे नहीं करना। ए इज एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन दैट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड ऑन बेसिस ऑफ आरसीएम। क्लियर?
तो जब सारा का सारा टैक्स ही आरसीएम बेसिस पे किया जा रहा है तो ए को यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई लायबिलिटी नहीं है। यहाँ पे ए को क्या कर दिया गया, एग्जम्प्ट कर दिया गया। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाती हूँ। It specifies the person who are only engaged in making supply of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services, यानी जो recipient है वो पे करेगा अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। इन्हें क्या कर दिया गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जम्प्ट कर दिया गया। इन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास थी नोटिफिकेशन नंबर 5 बाय 2017। नाउ नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं। दिस इज नोटिफिकेशन नंबर 65 बाय 2017। देखिए गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन डिटेल के अंदर हम रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन को इसमें डिस्कस करते चले जाएंगे। तो बोर होने की जरूरत नहीं है, इन्वॉल्व होने की जरूरत है वीडियो में। ओके, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर देखिए हमें क्या बताया गया है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल हियर बाय स्पेसिफाइज द पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे वो पर्सन बताए गए जो कि सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं। अदर देन, ध्यान से मेरी बात सुनिए, अदर देन पर्सन सप्लाइज द स्पेसिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कौन सी आती है, ईसीओ वाली। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक सर्विसेज को एग्जम्प्ट कर दिया गया, लेकिन एक्सेप्ट किसके अलावा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ईसीओ की सर्विसेज के। दूसरा, सेक्शन 52 के अंदर जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं उनको छोड़ करके। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया कि कुछ एक लोग जो कि सर्विसेज दे रहे हैं उनको एग्जम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की जो ईसीओ वाली सर्विसेज हैं वो नहीं आएंगी। जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट वो नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकियों का हम क्या करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग इनकी देखेंगे। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है, देखिए 20 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो इन्हें क्या कर दिया जाएगा, एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सैड एक्ट। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। यहाँ पे क्या बताया गया, एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग काउंट करेंगे अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं। देखिए मैं बताती हूँ क्या हुआ। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सप्लाई ऑफ सर्विस के बेस में हम क्या देखेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे इफ इट इज लेस देन 20 लाख रुपीज। अगर एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस इज लेस देन 20 लाख रुपीज इन केस ऑफ सर्विसेज आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 लाख तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल आया। बट इसमें एक्सेप्शन में क्या डाला, एक्सेप्शन में डाला सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन व्हाट 52, जहां पे टीसीएस कलेक्ट होता है, ये जहां पे ईसीओ की बात हो रही है। तो यानी इन दोनों केसेस में तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। इन दोनों केसेस में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, चाहे एग्रीगेट टर्नओवर कितनी भी हो। इसके अलावा जितने भी प्रोस्पेक्टिव्स होंगे उसमें आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। अगर एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर 20 लाख की लिमिट लगती है, यानी 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको ये वाला नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नंबर 56 बाय 2018 जो हमारे पास आया था 23 अक्टूबर 2018 को। क्लियर? तो देखिए ये हमारे पास क्या कहता है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन हमारे पास क्या कह रहा है, एक्सेप्ट एज अ रिस्पेक्ट थिंग्स डन और omitted to be done before such suppression hereby specifies the categories of CTP who shall be exempted from obtaining registration under the SAD Act। ठीक है, तो देखिए वो पर्सन जो कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं किसकी, यहाँ पे कुछ एक सीटीपीज यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को
जो है एग्जम्प्ट किया गया है। लेकिन कौन से सीटीपीज को एग्जम्प्ट किया गया है? सबसे पहले तो वो लोग जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाते हैं। कौन से लोग? जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाते हैं, वो सप्लाई करते हैं। हैंडीक्राफ्ट गुड्स यानी जो हाथ से बनी हुई प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, अगर आप उनकी सप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। क्लियर? नाउ कुछ ऐसे पर्सन, देखिए इंटरस्टेट सप्लाई की बात हो रही है। अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई भी किया हैंडीक्राफ्ट गुड से रिलेटेड, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी? जो कॉलम 2 में बताई गई हैं, ठीक है, कॉलम 2 ऑफ द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल की कॉलम 2 में जो बताई गई हैं, और ये जो एचएसएन कोड्स जिनके बताए गए हैं, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, जहां पढ़ने की जरूरत होगी वहां मैं नोटिफिकेशन को पढ़ भी दूंगी। तो ये जो कॉलम 2 में जो प्रोडक्ट्स बताई गई हैं और ये जो एचएसएन कोड कॉलम 3 में बताए गए हैं, ये भी हमारे पास क्या है? एग्जम्प्ट है फ्रॉम टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर इनकी इंटरस्टेट सप्लाई भी होती है तो उन सीटीपीज को क्या कर दिया गया है? एग्जम्प्ट। देखिए ये आप नाम पढ़ भी सकते हैं। लेदर आर्टिकल्स हो गई, कार्व्ड वुड प्रोडक्ट्स हो गए, इंक्लूडिंग बॉक्सेस, इनले वर्क, केसेस, कास्ट, और यहाँ पे कार्व्ड और वुड प्रोडक्ट्स आ गए किचन वेयर के, इंक्लूडिंग टेबल। तो ये कार्व्ड वुड प्रोडक्ट्स हो गई, वुड टर्निंग एंड लेकर वेयर, बैम्बो प्रोडक्ट्स। तो ये जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, देखिए जरी थ्रेड आपके पास लिखा हुआ है, लेदर फुटवेयर आपके पास लिखे हुए हैं, स्टोन्स इनले वर्क है, पॉटरी है, और इसके अलावा मेटल के ये प्रोडक्ट्स हैं, डोल्स एंड टॉयज, फोक पेंटिंग, ये कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, हॉर्न एंड बोन प्रोडक्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो मेटल विडीवेयर। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब हमारे पास यहाँ से एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं। क्लियर? तो ये सब हमारे पास प्रोडक्ट्स थे। इनके अलावा नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 10/2019। गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो इससे रिलेटेड काम करते हैं। अगर आप सीए इंटर में है, सीए फाइनल में है, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नाउ नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 हमारे पास आई थी 7 मार्च 2019 को। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक कैटेगरी ऑफ पर्संस को एग्जम्प्ट किया गया फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सैड एक्ट। किन किन पर्संस को एग्जम्प्ट किया गया? ये सबसे बड़ी नोटिफिकेशन हमारे पास जीएसटी में आई थी। ठीक है, ये क्या नोटिफिकेशन थी? पर्सन जो कि एक्सक्लूसिवली इंक्लूड है सप्लाई ऑफ गुड्स में, यानी वो पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें भी कुछ चेंजेस हुए थे। द पर्सन हु इज engaged in exclusive supply of goods whose aggregate turnover for the financial year does not exceeds 40 लाख रुपीस। यानी कि आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और आपकी जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। मेरी बात समझ में आई? यानी सर्विसेज के ऊपर लिमिट जो थी 20 लाख की, लेकिन अब गुड्स के ऊपर कितनी कर दी गई इस नोटिफिकेशन के बाद? नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 के बाद 40 लाख रुपए। 40 लाख से कम की टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बट देखिए यहाँ क्या वर्ड यूज है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या? अगर आप एज पर सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आपको जरूरी है। देखिए सेक्शन 24 में इसके बाद लेक्चर लेने वाली हूं, उसमें सेक्शन 24 में कई कंडीशंस बताई हुई हैं जहां कंपल्सरी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कंपल्सरीली अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है तो आपके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर कोई भी पर्सन जो है एंगेज्ड है उन सर्विसेज में, उन सप्लाई ऑफ गुड्स में जो कि कॉलम 3 में बताई गई हैं इन बिलो टेबल। यहाँ कॉलम 3 के अंदर ये जो गुड्स बताई गई हैं, अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, विच तो यहाँ पे आपको ये जो रूल है ये नहीं लगेगा 40 लाख वाला। इन केसेस में आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। फिर से मेरी बात सुनिए, 40 लाख की लिमिट थी, लेकिन अगर यहाँ पे आप सेक्शन 24 में कंपल्सरीली लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा। सेकंड वन मैं बात करूं,
कॉलम 3 में नीचे जो एक टेबल दी गई है यहाँ पे, इसके कॉलम 3 में जो गुड्स हैं, अगर आप उनमें से किसी का सप्लाई करते हो तो 40 लाख वाली लिमिट आपके ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, आप 40 लाख तक गए या नहीं गए, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, चाहे आपने 2 रुपए की सप्लाई की। क्लियर? आगे देखेंगे। द पर्सन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई की किस में? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड में, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25, अगर आप सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑप्शन लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सारे सेक्शन साथ के साथ करवाऊंगी। अ पर्सन दो नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर 22 और 24 मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरली, यानी अपनी मर्जी से अगर उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, हम 23 को उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करेंगे। 3 कंडीशन आई, टेबल वाली कंडीशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन या वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन, इन तीनों के तहत अगर वो रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो सेक्शन 23 उसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। यहां तक आप सबको समझ में आ गया? ये नोटिफिकेशन नहीं लगेगी 10/2019, यानी आपकी सेल 40 लाख के नीचे है लेकिन फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? अब इसमें हम टेबल भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स थी? आइसक्रीम, अदर ईडिएबल आइस या वेदर और नोट कंटेनिंग कोकोआ, चाहे उनमें कोकोआ है या नहीं है, आइस और अदर ईडिएबल आइस जो है इसके अंदर, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ये इनके एचएसएन कोड भी दिए गए हैं साथ के साथ। पान मसाला में लेना जरूरी है। टोबैको और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, कुछ भी मैन्युफैक्चर किया गया हो, ठीक है, टोबैको और उससे जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं सब में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, इनमें सब में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ये नोटिफिकेशन हमारे पास बाद में आई है, नोटिफिकेशन नंबर 3/2022। देखिए, जो नोटिफिकेशन आई थी 3/2022, उसमें 4 चीजें और ऐड की गई थी। ये 4 इंसर्शंस आई थी, ये जो है 4, 5, 6, 7, ये उसके बाद आई हैं, पहले हमारे पास इसमें नहीं थी। तो इसकी में क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन और निकाली गई 15/2022। यहाँ पे क्या बताया गया कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% या 90 से ज्यादा कंटेंट अगर होगा इसमें फ्लाई ऐश का तो ही रजिस्ट्रेशन लेना है। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स एंड अदर सिलिकस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, ईथर और प्रूफिंग टाइल्स, इन सभी के केस में इन एचएसएन कोड्स में आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ये कंपलसरी कर दिया गया था। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नाउ कम टू द नोटिफिकेशन नंबर 7/2007 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अभी तक हमने देखिए जितनी भी नोटिफिकेशन पड़ी थी सभी सेंट्रल टैक्स की थी, ये भी सेंट्रल टैक्स की थी। 56/2018 भी सेंट्रल टैक्स की थी, 10/2019 भी सेंट्रल टैक्स की थी। अभी जो 3 नोटिफिकेशन बची हैं ऑल आर रिलेटेड टू आईजीएसटी, ये सभी आईजीएसटी की नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर 7/2017, ये आईजीएसटी की नोटिफिकेशन है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे वो जॉब वर्कर बताए गए हैं, जॉब वर्कर जो कि इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं सर्विसेज की। ठीक है, ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन है ये क्या कह रही है, जॉब वर्कर्स जो कि इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं सर्विसेज की, किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। ध्यान से मेरी बात सुनिए, अनरजिस्टर्ड को नहीं। साफ साफ लिखा है जॉब वर्कर सप्लाई ऑफ सर्विस करेगा, इंटरस्टेट में करेगा, किसको करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को करेगा। ठीक है, तो उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, इसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है आगे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेनिंग टू दिस नोटिफिकेशन शेल बी अप्लाई टू अ जॉब वर्कर, यानी अगर ये जो नीचे वाली कंडीशंस हैं ये पूरी हो गई तो जो ऊपर जॉब वर्कर के लिए कंडीशन लिखी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी उसे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। नीचे वाली 2 जो मेरे पास कंडीशंस हैं वो पूरी हो गई तो। ठीक है, और हाँ, दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी नहीं है, एक कंडीशन पूरी होगी तो भी जॉब वर्कर को एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो
कोई भी जॉब वर्कर जो है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के तहत जीएसटी लेने के लिए लायबल है तो, ठीक है। या फिर देखिए, या तो वो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है, और या फिर जिसने वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन ले लिया अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, पीछे मैंने पढ़ा भी सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में उसने क्या किया, वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन ले लिया, या फिर सेक्शन 22 में वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्लियर, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगी एग्जाम्पशन। नेक्स्ट, हु इज इन्वॉल्व इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो कि रूल 138 में लिखी हुई है, ठीक है। कोई भी ऐसी सर्विसेज दे रहा है, देखिए ये हमारे पास सर्विसेज हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो इनसे रिलेटेड कोई भी उसने सर्विसेज दी जो रूल 138 के अंदर मेंशन्ड है, तो वहां पे उसको वो एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी 138 के 5 सीरियल नंबर में, क्लियर। नेक्स्ट हम चलेंगे नोटिफिकेशन नंबर 10/2017। आगे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि अगर इंटरस्टेट सप्लाईज होती हैं टैक्सेबल सर्विसेज की, जहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनको एग्जाम्पशन दे दी गई थी। यानी आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, तो उसमें 20 लाख से ज्यादा एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है अभी आपकी, ठीक है, 20 लाख रुपीज तक ही है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की हमारी जैसे बात हुई थी पीछे, ये हम कर चुके हैं, सीजीएसटी एक्ट से भी रिलेटेड थी जो, ये सभी गुड्स हमारे पास आई थी इसके अंदर, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स की भी हमने बात की थी इंटरस्टेट सप्लाई में। ये मैं ऑलरेडी आपको सीजीएस सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन आपको बता चुकी हूँ, सेम नोटिफिकेशन है जो आईजीएसटी एक्ट में आई थी 3/2018, ठीक है। तो ये सभी नोटिफिकेशंस मैंने आप लोगों को डिस्कस कर ली। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रही होगी। तो गाइज, ऐसी और वीडियोस लेने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक जरूर कर देना। और हाँ, इसके बाद में वीडियो जो अपलोड करने वाली हूँ सेक्शन 24 से रिलेटेड करने वाली हूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ अब मेरी इन वीडियोस की सीरीज में। तो मिलते हैं गाइज शॉर्ट ब्रेक के बाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।